गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एम्ब्रियोलॉजी की व्याख्यानमाला में आज मैं हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पे आपसे चर्चा करूंगा। एम्ब्रियोलॉजी का जो इतिहास है बहुत पुराना है और ईसा से भी पहले इस संबंध में वैज्ञानिकों ने अनेक खोज की है। अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऐतिहासिक पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशित हुई है। किन किन वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा वो मैं आज के इस व्याख्यान में आपसे चर्चा करूंगा। हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। मिस्र सभ्यता में ईसा से करीब 1500 से 3000 वर्ष पहले वहाँ के स्थानीय जो नागरिक थे उनको गर्भपात के तरीकों का पता था, गर्भपात की विभिन्न विधियों का पता था और गर्भधारण से बचने की जो युक्तियां हैं, डिवाइसेस है, उनके बारे में पता था। भारतीय प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता में मनुष्य के परिवर्धन का वर्णन किया गया है। एम्पिडोकल्स जो कि ईसा से 500 वर्ष पहले के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि भ्रूण की उत्पत्ति नर और मादा के पारस्परिक सहयोग से होती है। He stated that embryo originated by partial contribution of male and female. अरस्तु, जिसे एम्ब्रियोलॉजी का फाउंडर माना जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी डी जनरेशन एनिमेलियम और इस पुस्तक में अनेक प्राणियों के परिवर्धन का वर्णन किया गया है। और एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखें तो एक ये ऐतिहासिक ग्रंथ है एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित। अरस्तु ने वर्तमान में जो एपिजेनेसिस का जो सिद्धांत चल रहा है उसका एक तरह से सूत्रपात भी किया और थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस के जो रियल फाउंडर जो है, पुराने फाउंडर है, उसका श्रेय अरस्तु को ही जाता है। विलियम हार्वे और फैब्रिकस ने एक पुस्तक का प्रतिपादन किया, एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका टाइटल था एक्सरसाइटेशंस डी जनरेशन एनिमेलियम। इसमें विभिन्न प्राणियों में होने वाली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का इसके अंदर जिक्र किया गया है और इस शोध कार्य के आधार पर हार्वे ने एक नया कंसेप्ट प्रतिपादित किया, एक्स ओवो ओमनिया, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी प्रचलन में है। एम्ब्रियोलॉजी की कुल 9 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं अब तक। प्रत्येक सिद्धांत का मैं एक एक यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करूँगा शॉर्ट में, क्योंकि ये चैप्टर ये बहुत लंबा है, लेकिन हर थ्योरी को मैं थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सिद्धांत है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, यानी पूर्व रचना का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक गैमेट्स में, चाहे वो शुक्राणु हो चाहे अंडा हो, उसमें प्राणी का एक छोटा प्रतिरूप पाया जाता है जिसे होमनक्यूलस कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया शुक्राणु का और इसके अंदर ये मनुष्य का एक छोटा प्रतिरूप जो है वो बैठा है। तो प्री फॉर्मेशन का मतलब पूर्व रचना। ये थ्योरी कहती है कि प्राणी की उत्पत्ति या प्राणी का जो छोटा प्रतिरूप है, मिनिएचर फॉर्म है, वो नर और मादा युग्मक में पहले से उपस्थित होता है। इस आधार पर प्री फॉर्मेशन थ्योरी के फॉलोअर्स जो थे, साइंटिस्ट थे, वो 2 ग्रुप में बट गए। कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जो ये मानते थे कि प्राणी का छोटा प्रतिरूप शुक्राणु पाया जाता है। इन वैज्ञानिकों को स्पर्मिस्ट का नाम दिया। कुछ वैज्ञानिक थे जो ये मानते हैं कि प्राणी का छोटा प्रतिरूप ओवम में पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है। इन फॉलोअर साइंटिस्ट को ओविस्ट का नाम दिया। तो स्पर्मिस्ट के जो फॉलोअर्स हैं उसमें मुख्य वैज्ञानिक है हार्ट शॉकर और ल्यूवेनहॉक। ओविस्ट मत को मानने वाले मुख्य वैज्ञानिकों में मेलपीगी, स्पेलंजनी, चार्ल्स बॉनेट, हेलर और सॉमरडम। मैंने इन प्रत्येक स्लाइड में
इन वैज्ञानिकों के फोटोग्राफ्स भी लगाई है जो मेरे को उपलब्ध हो पाए। ये जैसे सॉमर्डम का पिक्चर है, ये लेवन हॉक का पिक्चर है, ये मार्सेलो मेलपीगी का पिक्चर्स है। प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बाद में एपिजेनेसिस सिद्धांत आया और ये सिद्धांत तो काफ़ी प्रचलित रहा। इस सिद्धांत के कुछ फॉलोअर्स थे। इस सिद्धांत के अगेंस्ट में अनेक साइंटिस्ट ने अनेक एविडेंसेस भी दी। तो एपिजेनेसिस से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो मैं यहाँ शॉर्ट में आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले सेंट हिलेयर, इन्होंने क्या किया कि जो मुर्गी का जो अंडा था उसको मोम से ढक दिया। अब मुर्गी का जो अंडा है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों के द्वारा इसमें ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है। सेंट हिलेयर ने ये इसलिए किया कि क्योंकि पहले जो सिद्धांत था प्री फॉर्मेशन, उसमें कुछ साइंटिस्ट थे जो ये मानते थे कि भी अंडे के अंदर प्राणी का छोटा प्रतिरूप पहले से उपस्थित होता है। तो इन्होंने उस अंडे को मोम के द्वारा आवृत कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या इस ओवम जो छोटा प्रतिरूप है वो विकसित होता है क्या। लेकिन नतीजे पूर्णतः विपरीत पाए गए, क्योंकि मोम से अवरुद्ध करने के कारण गैसियस एक्सेस रुक गया और परिणाम यह हुआ कि उस अंडे के अंदर विकृत भ्रूण का निर्माण हुआ। कार्ल वॉन बियर, इन्होंने विभिन्न प्राणियों की परिवर्तन हिस्ट्री, डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स की खोज की और यूँ कहें कि अलग अलग प्राणियों का जो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट जो है, व्यक्तिगत परिवर्तन है, इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया। विलियम हार्वे ने एपिजेनेसिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये इसके मुख्य फॉलोअर्स है या मुख्य फाउंडर्स है। रेग्नियर डी ग्राफ, इन्होंने अंडाशय के अंदर जो छोटे छोटे जो ओवम जैसी स्टेजेस होती है, इनको इन्होंने ग्रेफिन फॉलिकल्स का नाम दिया। CF वोल्फ ने यह बताया कि अंडे के अंदर कोई छोटा प्रतिरूप नहीं होता है, देयर इज नो एनी मिनिएचर इन द एग। और प्राणी का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो निषेचन के समय निर्धारित हो जाता है और केंद्र के चारों ओर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके चारों ओर का साइटोप्लाज्म कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जीन की एक्टिविटी जो है वो संपादित होती है। एज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन एनिमल इज डिटरमाइंड at the time of fertilization and gene activates according to their surrounding environment. इसके बाद में बियर्स लॉ, वॉन बियर को फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में जो क्योंकि पुरानी जो एम्ब्रियोलॉजी है वो तो क्लासिकल एम्ब्रियोलॉजी है, वर्तमान में जो है ये मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। और वॉन बियर ने 3 रिसर्च पेपर अपने शोध कार्यों के प्रकाशित किए, जिसमें इनके टाइटल है, एक पेपर था एपिस्टल, दूसरा शोध पत्र था कमेंटोर और तीसरा रिसर्च पेपर था उबेर एंटविक्लंग्स जेस्टिस्टे डी टीयरे। वॉन बियर ने बताया कि परिवर्तन के दौरान अत्यधिक सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं, अत्यधिक सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं, उसके बाद में सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं और उसके बाद में विशिष्ट लक्षण है वो प्रकट होते हैं। तो जो जो प्राणी का डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट से जो मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गेस्टुला बनेगा, न्यूरुला बनेगा, उसके बाद पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेज जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मोर जनरल फीचर्स हैं वो पहले प्रकट होते हैं, सामान्य लक्षण बाद में प्रकट होते हैं और विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वो सबसे बाद में प्रकट होते हैं। सभी एम्ब्रियो के भ्रूण दिखने में एक समान होते हैं। मान लो अपने पास मुर्गी का एम्ब्रियो हो, मछली का एम्ब्रियो हो, मेंढक का एम्ब्रियो हो, किसी रेप्टाइल्स का एम्ब्रियो हो, किसी बर्ड्स का एम्ब्रियो हो। अब ये अलग अलग क्लास के एम्ब्रियो है और इनकी प्रारंभिक अवस्था के जो भ्रूण हैं उनको यदि क्रम से रख ले तो केवल एम्ब्रियोलॉजी के जो एक्सपर्ट होते हैं वही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये एम्ब्रियो मछली का है, ये मुर्गी का है, ये रेप्टाइल्स का है, ये स्तनधारी का है। तो परिवर्तन की जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं उनमें अलग अलग जातियों के, अलग अलग जीनस के, अलग अलग क्लासेस के भ्रूण दिखने में एक समान होते हैं। A higher animal passes from all those stages which were present in lower animals. उच्च कैटेगरी के, हायर कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं वो
परिवर्धन के दौरान उन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं जो निम्न श्रेणी के प्राणियों पाई जाती है। या यूँ कहें कि इनके परिवर्धन में एक प्रकार से पूर्वजों की प्रावस्थाएं जो होती है वो देखने को मिलती है। जिस तरह जैसे मेंढक के डेवलपमेंट में मेंढक का जो टैडपोल लार्वा है, अब टैडपोल लार्वा के अंदर गिल्स भी पाए जाते हैं, टैडपोल लार्वा की पूंछ में फिन्स भी पाए जाते हैं। अब गिल्स का पाए जाना, फिन्स का पाए जाना, ये मछलियों का लक्षण है। तो क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि पीसीज सबसे पहले आती है, उसके बाद एम्फीबी आते हैं, फिर रेप्टेल्स आते हैं, उसके बाद एवीज आते हैं, लास्ट में मैमल्स आते हैं। तो हायर कैटेगरी की जो एनिमल्स हैं उनके परिवर्धन में लोअर कैटेगरी के एनिमल्स के सभी लक्षण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और इसी कंक्लूजन के आधार पर नेक्स्ट जो नियम है बायोजेनिक लॉ या रिकैपिटेशन लॉ, वो इस मुख्य कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी हैकल और मूलर ने प्रतिपादित किया था। ये बियर लॉ का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्राणी के परिवर्धन में उसके पूर्वजों की प्रावस्थाएं दोहराई जाती है, या प्रत्येक प्राणी अपने परिवर्धन के दौरान अपनी एंसेस्ट्रल की हिस्ट्री से गुजरता है। और इस कंसेप्ट को ऑन्टोजेनी रिपीट्स फिलोजेनी के नाम से जाना जाता है, या व्यक्तिवृत्त परिवर्धन जातिवृत्त परिवर्धन को दोहराता है। ऑटोजेनी है, ये एक तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। फिलोजेनी है, ये एक तरह का उद्विकास है। निषेचित जाइगोट से मनुष्य का बच्चा कैसे बनता है, ये ऑटोजेनी है। लेकिन चिंपैंजी से या प्राइमेट से मनुष्य कैसे बना, ये फिलोजेनी है। लेकिन मनुष्य में भी परिवर्धन के दौरान उसके पूर्वज लक्षण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और अपने मनुष्य में 100 से भी ज़्यादा ऐसे लक्षण हैं जो पूर्वजों के होते हैं, और कई बार ये लक्षण मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो कई बार तो ये भी कहा जाता है कि मनुष्य एंसेस्ट्रल फीचर्स का एक तरह का अजायब घर है, एक तरह का म्यूजियम है। इस फिगर में आप देख रहे हो अलग अलग एम्ब्रियोज दिखाए हैं इसमें, जैसे ये मेंढक मछली का एम्ब्रियो है, ये सैलामेंडर का है, टॉर्टोइज का है, मुर्गी का है, सुअर का है, ये बछड़े का है, खरगोश का है, ह्यूमन का है। अभी स्टार्टिंग के सभी चित्र आप देख रहे हो दिखने में एक जैसे लगते हैं। अब इसमें एक्सपर्ट होता है वही आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये किस प्राणी का एम्ब्रियो है। लेकिन जो जो डेवलपमेंट होगा, ये देख रहे हो आप, इसमें जाति विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अब इस एम्ब्रियो में देखने से पता लग जाता है कि ये कौन से एनिमल्स का है। ये मछली का एम्ब्रियो है, जैसे टैडपोल लार्वा है, कछुए का है, ये मुर्गी का जैसे एम्ब्रियो है, ये मनुष्य का जैसे बच्चा है। तो ये पुनरावर्तन सिद्धांत या बायोजेनिक लॉ के नाम से जाना जाता है और काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी मान्यता प्राप्त है। इसके बाद है जनन दर्व सिद्धांत, जर्म प्लाज्म थ्योरी। इस सिद्धांत को ऑगस्ट वीजमैन ने प्रतिपादित किया था। और वीजमैन के अनुसार प्राणियों के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाएं, दूसरी जर्म सेल्स या जनन कोशिकाएं। कायिक कोशिकाओं में जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसे सोमेटोप्लाज्म कहते हैं, जबकि जनन कोशिकाओं में जो जीवद्रव्य होता है इसे जर्म प्लाज्म कहते हैं। और लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं उनमें सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए इनकी प्राकृतिक मृत्यु संभव नहीं है। जैसे प्रोटोजोआ है, अमीबा है, इनके अंदर सोमेटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लेकिन हायर कैटेगरी के एनिमल्स में पूरी बॉडी में 2 तरह की सेल्स मिलेगी, कायिक कोशिकाएं और जर्म सेल्स। जर्म सेल्स होती है वो युग्मकों का निर्माण करती है, कायिक कोशिकाओं से पूरे बॉडी की प्राणी बनती है, और इनके अंदर ये जर्म प्लाज्म पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट होता रहता है। सोमेटोप्लाज्म की प्राणी की मृत्यु के साथ समाप्ति हो जाती है। तो जर्म प्लाज्म प्रोपेगेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन while somatoplasm diminished with the death of that animal। तो जनन द्रव्य का सिद्धांत काफी प्रचलित है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मोजाइक थ्योरी। इस मोजाइक थ्योरी का प्रतिपादन विल्हेम रॉक्स ने किया था। विल्हेम रॉक्स काफी फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है और
विलियम रॉक्स ने वीजमैन थ्योरी के एक्सप्लेन करने के लिए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। और रॉक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट जो थे वो सी अर्चिन के ऊपर, मेंढक एंडों पर जैसे संपादित किए। ये मेंढक एंडों में इन्होंने पाया कि ये जैसे मेंढक का जाइगोट है, इस जाइगोट में पहला क्लीवेज हुआ, 2 सेल्स बनी, और 2 में से एक सेल को इन्होंने गर्म नीडल के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया। एक सेल को, एक ब्लास्टोमियर्स को गर्म सुई के द्वारा इन्होंने डैमेज कर दिया। तो इन्होंने पाया कि जो दाहिनी तरफ की जो ब्लास्टोमियर्स थी उससे विकसित भ्रूण का निर्माण हुआ। इससे क्या पता चला कि इन प्राणियों के अंदर मोजाइक टाइप का परिवर्तन जैसे पाया जाता है। निमेटोड जो होते हैं उनके अंदर मोजाइक टाइप का परिवर्तन पाया जाता है। यदि एस्केरिस में मान लो जाइगोट है या पहला क्लीवेज हुआ, सेकंड क्लीवेज हुआ, और उसमें किसी भी कोशिका को यदि अपन विकृत कर दें, डैमेज कर दें, तो उससे बनने वाले प्राणी के अंदर विकृति पैदा होती है और हेल्दी एम्ब्रियो की इसके अंदर फॉर्मेशंस नहीं होती है। और इस तरह का जो परिवर्तन होता है इसको मोजाइक डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह के जो अंडे होते हैं वो मोजाइक एग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद रेगुलेटिव थ्योरी, नियामक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैंस डिस्ट ने किया था। अब मोजाइक थ्योरी और रेगुलेटिव थ्योरी, इन दोनों थ्योरी के जो वैज्ञानिक हैं, इनके एक्सपेरिमेंट की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग तरह की है। मोजाइक थ्योरी में साइंटिस्ट ने ब्लास्टोमियर्स को डैमेज करके परिवर्तन कैसे होता है ये पता लगाया, लेकिन हैंस डिस्ट ने ब्लास्टोमियर को सेपरेट करने के बाद में कैसे डेवलपमेंट होता है उसका पता लगाया। तो पहले वाले जो सिद्धांत है वो डिस्ट्रक्शन पर आधारित है, डैमेज पर आधारित है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सेल के आइसोलेशन पर आधारित है। और इन्होंने अपने प्रयोग सी अर्चिन के अंडों पर किए और इन्होंने देखा कि सी अर्चिन में जैसे पहला क्लीवेज हुआ और पहला क्लीवेज होने के बाद में दोनों सेल्स को यदि सेपरेट कर दें तो ये दोनों सेल अपने आप में टोटिपोटेंट होती है और दोनों सेल से पूर्ण विकसित भ्रूण की फॉर्मेशन होती है। उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं पाई जाती है और ये घटना पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी के नाम से जानी जाती है। अपने मनुष्यों में भी टोटिपोटेंसी की घटना पाई जाती है। यदि मनुष्यों में 4 विदलन तक यदि सभी ब्लास्टोमियर्स को पृथक कर दें तो उतने ही जुड़वा बच्चे उसमें विकसित हो जाते हैं। 4 विदलन से पहले यदि कोई ब्लास्टोमियर नष्ट भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, शेष बची हुई कोशिकाएं पूर्ण विकसित एम्ब्रियो के यहाँ पर फॉर्मेशन कर देती है। तो ये रेगुलेटिव थ्योरी के नाम से जानी जाती है और इस तरह का परिवर्तन रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहलाता है। इस प्रकार के अंडे रेगुलेटिव एग या नियामक अंडे कहलाते हैं और इनमें 4 विदलन तक टोटिपोटेंसी होती है। उसके बाद में टोटिपोटेंसी समाप्त हो जाती है और ब्लास्टोमियर का भविष्य जो होता है वो डिटरमाइंड होने लग जाता है, डिसाइड होने लग जाता है। इसका बाद ग्रेडियंट थ्योरी, प्रवणता सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन टी बावेरी ने किया था। टी बावेरी के अनुसार प्रत्येक अंडे में एक प्रकार का मेटाबॉलिक ग्रेडियंट पाया जाता है और यह ग्रेडियंट एनिमल पोल से वेस्टल पोल तक उपस्थित होता है जो आकार जनन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। He proposed that a metabolic gradient exists between animal pole and vestal pole which regulates the morphogenesis. हॉर्स्टेडियस और रनस्ट्रॉम ने इन ग्रेडियंट्स को 2 नाम दिए, एक तो एनिमल ग्रेडियंट, एक वेस्टल ग्रेडियंट। एनिमल ग्रेडियंट वो है जिसकी कंसंट्रेशन एनिमल पोल पर ज़्यादा होती है लेकिन वेस्टल पोल पर कम होती है, या यूँ का एनिमल ग्रेडियंट एनिमल पोल से वेस्टल पोल की तरफ धीरे धीरे कम होता जाता है। दूसरा वेस्टल ग्रेडियंट, इसकी सांद्रता वेस्टल पोल पर ज़्यादा होती है लेकिन एनिमल पोल की तरफ कम होती है, या यूँ के वेस्टल ग्रेडियंट वेस्टल पोल से एनिमल पोल की तरफ कम होता जाता है। तो पूरे अंडे के अंदर सैकड़ों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एनिमल पोल पे ज़्यादा होते हैं, वेस्टल पोल की तरफ कम होते जाते हैं।
कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो वेस्टर्न पोल पे ज़्यादा होते हैं, एनिमल पोल की तरफ कम होते जाते हैं। जैसे मान लो मेंढक के अंडे में साइटोप्लाज्म यदि देखें अपन, तो साइटोप्लाज्म की मात्रा एनिमल पोल पे ज़्यादा है, वेस्टर्न पोल पर नगण्य के बराबर होती है, इसलिए साइटोप्लाज्म एक प्रकार का एनिमल ग्रेडियंट है। इसी तरह इस अंडे में योक जो होता है, योक वेस्टर्न पोल पर भरा रहता है और वेस्टर्न पोल पर इसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, एनिमल पोल पर योग की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए योग एक प्रकार का वेस्टर्न ग्रेडियंट है। और इन ग्रेडियंट्स की केमिकल टाइप भी अलग अलग होती है। जैसे एक वैज्ञानिक थे चाइल्ड, MC चाइल्ड, इन्होंने इसी आधार पर मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी का प्रतिपादन किया, क्योंकि जो उपापचय की दर होती है वो भी अलग अलग होती है। सामान्यतः एनिमल पोल पर उपापचय क्रियाएं बहुत एक्टिव होती है, अंडा मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो उपापचय के आधार पर भी मेटाबॉलिक ग्रेडियंट है वो एस्टेब्लिश होता है, और इस आधार पर चाइल्ड ने मेटाबॉलिक एक्सेल ग्रेडियंट थ्योरी का प्रतिपादन किया। जोसेफसन ने इन दोनों ग्रेडियंट को सी अर्चिन के अंडों से पृथक किया, इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया। हो सकता है कि एनिमल पोल पर प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा हो, वेस्टर्न पोल पर और कोई दूसरे मॉलिक्यूल है उनकी मात्रा ज़्यादा हो। इसके पश्चात मैकलिन और हॉल, इन्होंने इन ग्रेडियंट फैक्टर्स के लिए मॉर्फोजन शब्द का प्रयोग किया। मॉर्फोजन है वो एक तरह के ग्रेडियंट्स हैं। मॉर्फोजन कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, मॉर्फोजन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, मॉर्फोजन लिपिड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मॉर्फोजन और कोई मिनरल और आयंस भी हो सकते हैं। तो इन्होंने इन ग्रेडियंट फैक्टर्स के लिए मॉर्फोजन शब्द का उपयोग किया, और ये जो कारक है ये मॉर्फोजेनेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्राणी में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आर्नोल्ड ने एक ग्रेडियंट सिस्टम प्रतिपादित किया, और इन्होंने बताया कि अंडे की जो कॉर्टेक्स होती है, परिधि वाला जो भाग, उसके अंदर भी ग्रेडियंट सिस्टम पाया जाता है, और यह ग्रेडियंट सिस्टम प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे उपस्थित होता है। यह ग्रेडियंट माइक्रोट्यूबुल्स के रूप में और माइक्रोफिलामेंट्स के रूप में होता है। जो अपन देखते हैं कि अंडे में जब भी क्लीवेज होता है तो सबसे पहली जो खांच है वो कॉर्टेक्स से बनती है। अंडे में कॉर्टेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। कॉर्टेक्स नहीं होता है तो कई बार ये फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म नहीं हो पाती है, और oogenesis में जैसे अपन जानते हैं कि उस साइड में जो गोल्जी बॉडीज होती है, वो गोल्जी बॉडीज कॉर्टिकल कणिकाओं का निर्माण करती है। ये कॉर्टिकल कणिकाएं माइग्रेट करके अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे जाके स्थापित हो जाती है। साथ ही उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, और उस अंडे के अंदर कॉर्टेक्स की स्थापना हो जाती है। यदि अंडे में कॉर्टेक्स नहीं हो तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बनती है, निषेचन की जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर रूप से संपादित नहीं हो पाती है, और अंडे की कॉर्टेक्स जो होती है इसका अंडे की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान है, मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा योगदान है, सेल मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा योगदान है। तो क्लीवेज की जो फर्रो होती है, फर्स्ट क्लीवेज की जो फर्रो है वो कॉर्टेक्स के अंदर ही स्टार्ट होती है, और कॉर्टेक्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी है ये डिपेंड करता है कि आगे का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ग्रेडियंट सिस्टम एनिमल पोल से वेस्टर्न पोल की तरफ तो होता ही है, लेकिन अंडे की कॉर्टेक्स में भी ये प्रेजेंट होता है, और इसको कॉर्टिकल ग्रेडियंट सिस्टम के नाम से भी अपन मान सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजर थ्योरी, ये बहुत ही हाई इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इसके जो मेन फाउंडर हैं वो हैंस स्पीमैन हैं, और हैंस स्पीमैन को ग्रेडियंट थ्योरी के लिए, ऑर्गेनाइजर थ्योरी के लिए, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की खोज के लिए इनका श्रेय जाता है, और इनकी इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार के साथ भी सम्मानित किया गया है। और ये अपन मानते हैं कि जैसे स्टार्टिंग के क्लीवेज में जैसे अंडे में टोटिपोटेंसी है, लेकिन 4 क्लीवेज के बाद में टोटिपोटेंसी जब समाप्त हो जाती है तो सेल का भविष्य डिटरमाइन होने लग जाता है, सेल का भव्य फैट जो होता है वो डिसाइड होने लग जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कोशिकाएं, ऐसे क्षेत्र उपस्थित होते हैं
जिसमें प्रेरण प्रभाव की कैपेसिटी होती है। और इन प्रेरण प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो एरिया है, उन टिश्यूज़ को, उन कोशिकाओं को ऑर्गेनाइजर का नाम दिया है। अब यदि इस ऑर्गेनाइजर टिश्यू को काट कर किसी दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर दें तो वहाँ पर ये दूसरे एम्ब्रियो को उत्पन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जो जो एम्ब्रियो का परिवर्तन होता है, प्रेरण प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है और हर स्टेज में अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। उसके अकॉर्डिंग कोशिकाओं में कॉम्पिटेंसी जो है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। और कॉम्पिटेंसी है वो एक परिवर्तन की अवस्थाओं पर निर्भर करती है। कॉम्पिटेंस इज ए स्टेज डिपेंडेंट फिनोमिनन। इस व्याख्यान को भी अपन अगली सीरीज में डिस्कस करेंगे, इंडक्शन और कॉम्पिटेंस। तो ऑर्गेनाइजर थ्योरी एक ये बहुत ही फैंटास्टिक थ्योरी है। और मॉडर्न जो एम्ब्रियोलॉजी है, आजकल जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इंडक्शन से संबंधित, उसका मेन पायनियर हैंस स्पीमेन को जाता है। और साथ में इनकी शिष्या थी मैनगोल्ड। तो नोबेल पुरस्कार जो है स्पीमेन और मैनगोल्ड को सामूहिक रूप से दिया गया है ऑर्गेनाइजर थ्योरी के लिए। तो कुल मिला के ये 9 थ्योरीज एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। व्हाट इज प्री फॉर्मेशन, व्हाट इज होम्युनकुलस, किन्हीं 2 स्पर्मिस्ट के नाम बताओ, किन्हीं 2 ओविस्ट के नाम बताओ, पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है, ऑटोजेनी रिपीट्स फिलोजेनी से आप क्या समझते हैं, हैंस स्पीमेन का क्या योगदान रहा है, किन किन एम्ब्रियोलॉजिस्ट को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कई बार पर्टिकुलर थ्योरीज के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन प्री फॉर्मेशन थ्योरी, राइट शॉर्ट नोट ऑन एपिजेनेटिक थ्योरी। तो कुल मिला के ये मुख्य सिद्धांत है। इस पे मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपसे चर्चा करी है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से संबंधित, हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित, तो आप निसंकोच मुझे ईमेल कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आपने ये व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए प्राणी शास्त्र विभाग की तरफ से, लोया कॉलेज की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को एक बार थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। ये मेरा ईमेल आईडी है kcsibis@yahoo.com। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9414666107। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।